हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6, जिसमें हम कंपनी के विस्तार की नीतियों को पढ़ेंगे। तो चूंकि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री का, इसलिए हम मेंस के टॉपिक को ही कवर करते हुए चलेंगे। आंसर क्वेश्चन विद मॉडल आंसर। ओके, तो आइए करते हैं कि ईस्ट इंडिया के कंपनी के विस्तार की प्रमुख नीतियों का वर्णन कीजिए। यदि इस तरह क्वेश्चन 11 मार्कर में आ जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे, आइए देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की प्रमुख नीतियां तीन प्रकार की थी। सुरक्षा घेरे की नीति थी, सहायक संधि थी, व्यापकत का सिद्धांत था। सुरक्षा घेरे की नीति पता होगा, वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। इसमें क्या होता था, एक तरफ का बफर जोन टाइप का होता था, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स ने जो है क्या है, सुरक्षा कवच बनाकर पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के द्वारा स्वयं को सुरक्षित रखता था। क्या करता था भैया, कि जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि हम मान ले, ये हमारा इंडिया हो गया और ये नेपाल हो गया। यदि कोई पहले भी चीन हमला करेगा तो पहले यहाँ करेगा नेपाल में, तो ये नेपाल हमारा क्या हो गया, ये नेपाल हमारा हो गया बफर जोन, इंडिया का हो गया बफर जोन। तो इसी तरह कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है करती थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई और ये उसके पड़ोसी राज्य हो गए। इन पड़ोसी राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है, बदले में जो है क्या है, हमारी सेना आपके यहाँ रहेगी। ठीक, तो यही सुरक्षा कवच बनाकर जो है क्या है, ये सुरक्षा कवच एक टाइप का हो गया इनका, है ना। तो सुरक्षा कवच बनाकर पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के द्वारा स्वयं को सुरक्षित रखते थे। सहायक संधि लॉर्ड बेले जली के द्वारा शुरू की गई थी। कारण क्या था सहायक संधि लाने के, तो यहाँ कारण है कि कंपनी के, पहला तो कारण यही है कि कंपनी का विस्तार करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पहला कौन सा था कि कंपनी के विस्तार का कारण क्या था, वह सहायक संधि का कंपनी का विस्तार करना था। दूसरा क्या था कि भारतीय राज्यों का फ्रांसीसी गठजोड़ था। क्या था कि भारतीय राज्यों का जो है क्या है, फ्रांसीसी गठजोड़ था। और थर्ड पॉइंट होगा कि भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग का अभाव था। क्या, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की क्या था भाई साहब, मांग का अभाव था। तो ये हो गए तीन कारण। इसके बाद विशेषताओं की बात करें तो सहायक संधि की विशेषताओं की बात करें तो देशी रियासतों में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा। एक विशेषता ये है कि जो जितनी भी देशी रियासतें थी उसमें ब्रिटिश लोग अपनी सेना रखेंगे उनकी सुरक्षा के लिए। और रियासतों की विदेश नीति कंपनी के द्वारा ही तय की जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि रियासतों की जो विदेश नीति है, कि रियासतों की जो क्या है, रियासतों की जो विदेश नीति है वह जो है कंपनी के द्वारा तय की जाएगी। और तीसरी बात यह है कि कंपनी की स्वीकृति के बिना जो देशी रियासतें हैं वो किसी भी तरह से युद्ध, मैत्री, संधि किसी भी यूरोपीय कंपनी से नहीं कर सकते, जब तक कि ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीकृति प्रदान ना कर दे। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। चूंकि हमको 11 मार्कर में लिखना है तो शब्दों को कुछ कंटेंट, मुख्य मुख्य कंटेंट को ही लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा कि सहायक संधि जो है, सहायक संधि के प्रभाव क्या हो जाएंगे, तो सहायक संधि के प्रभाव लिख देंगे कि कंपनी पर और देशी रियासतों पर। कंपनी पर देखें यदि तो तो क्या हो जाएगा कि सेना का विस्तार, क्या क्या प्रभाव हुआ सहायक संधि का, तो कंपनी पर भाई साहब, कंपनी जो है अपने लिए फायदे के लिए ही सहायक संधि जो है क्या है, लाई थी ना। तो सीधी सी बात है कि सेना का विस्तार होगा, राजनीतिक सीमा विस्तार होगा, राजनीतिक जो है क्या है, सीमा विस्तार होगा। देशी रियासतों का निशस्त्रीकरण, सही बात है। जब अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी
देशी रियासतों में अपनी सेना का एक रेजिमेंट टुकड़ी रखेगी, तो सीधी सी बात है कि जो देशी रियासतें रहेंगी उनकी सेना निशस्त्रीकरण हो जाएगी। ठीक है। फ्रांस का भय कम हुआ। दूसरी बात क्या है कि फ्रांसीसी कंपनी का भी भय जो है क्या है, कम हुआ था। और पांचवा पॉइंट है कि क्षेत्रीय शक्तियां कम हो गई। क्या हो गई? क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं कम हो गई। देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देशी रियासतों के प्रभाव की बात करें तो देशी रियासतों की संप्रभुता समाप्त हो गई। मतलब कि वे जो है क्या है, बाहरी निर्णय नहीं ले सकते थे, सिर्फ आंतरिक निर्णय ही लेते थे, तो इनकी संप्रभुता समाप्त हो गई। प्रशासन कमजोर हो गया। जो है क्या है, प्रशासन कमजोर हो गया। आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। और कंपनी को ऋण देने से क्या हो गया? कंपनी को ऋण देने से जो है क्या है, वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। कंपनी को ऋण देने से क्या हो गया? वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। और आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये प्रभाव हो गए सहायक संधि के। अब आते हैं कि व्यपगत की नीति की। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति को हम तीन भागों में बांट, चूंकि देखिए 11 मार्कर का लिखना है तो हम 2 पेज जो है इसमें मिनिमम लिखेंगे। ठीक है। तो 2 पेज में देखेंगे कि व्यपगत की नीति के अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति को तीन भागों में बांटा गया है। ए जो है क्या है, कौन कौन सी विस्तारवादी नीति है? पहला क्या है कि ए जो है यह देशी रियासतों को जो है क्या है, देशी रियासतों को जो कभी कंपनी के अधीन नहीं रही, है ना, रियासतें। पहला ए में जो है कि हम किसको बांट देंगे कि, एक सेकंड रुकिएगा, है ना, कि देशी रियासतें जो कभी कंपनी के अधीन नहीं रही उनको ए पार्ट में रखा गया। मतलब ए पार्ट में रखा गया नहीं, जो मतलब कि तीन भागों में बांटा गया विस्तारवादी नीति को, है ना। एक भाग में वे आती थी जो रियासतें कभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही नहीं आई। दूसरा बी, रियासतें वो जो पहले मुगल अथवा मराठा के अधीन हुआ करती थी। क्या? जो कभी पहले मराठा अथवा मुगलों के अधीन हुआ करती थी, वो निर्भर राज्य कहलाए। लेकिन अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहने लगी, तो ऐसे राज्य क्या कहलाते थे? ऐसे राज्यों की बात करें तो ये निर्भर राज्य कहलाते थे। और सी पार्ट में वे राज्य रियासतें जिनकी स्थापना या पुनर्जीवन की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही संभव हो पाई है, तो वो संरक्षित राज्य कहलाएंगे। इनमें से यदि हम बात करें तो बी और सी, इसमें दत्तक पुत्र रखने का अधिकार जो है क्या है, नहीं था। क्या? बी और सी रेजिमेंट मतलब की रियासतों में दत्तक पुत्र को आप नहीं रख सकते थे। द सेंस दत्तक पुत्र इन द सेंस की गोद लिया हुआ पुत्र को आप नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो प्रभाव क्या हुआ व्यवगत की नीति का? व्यवगत की नीति इसलिए लाई गई थी कि इसका प्रभाव जो हुआ था, क्या हुआ था कि क्षेत्रीय विस्तार तो हुआ अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार तो हुआ, जिसमें से 2/3 भारतीय हिस्से की कंपनी अंग्रेजों के अधीन हो गई। कंपनी को आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा। कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि रियासतों के द्वारा अब जब इतनी खतरनाक खतरनाक जो है ये नीतियां लाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है विद्रोह की स्थिति बन जाएगी। और ऐसा ही एक विद्रोह सन 1857 में देखने को मिलता है, जिसे हम 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है क्या है कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है क्या है कहते हैं। अब हड़प नीति वाले राज्य कुछ थे, जैसे कि हड़प नीति वाले राज्य थे सतारा, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। निष्कर्ष क्या लिख देंगे कि अतः कंपनी शासन के द्वारा अपनाई गई नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में मूलभूत परिवर्तन लाया। वहीं दूसरी ओर कई विद्रोहों को जन्म दिया, जैसे कि 1857 की क्रांति की प्रमुख भूमिका रही है। तो देखिए अब हम इसको एक बार पूरा देखते हैं कि हम 11 मार्कर में यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे डील करेंगे।
तो क्वेश्चन पढ़िए एक बार और कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की प्रमुख नीतियों का वर्णन कीजिए। 11 मार्कर में ये देखिए, है ना, हम तीनों नीतियां लिखेंगे, उनकी विशेषताएं लिख देंगे, उनके प्रभाव लिख देंगे, है ना। सेम इसमें भी ऐसे किए हैं, कुछ राज्य लिख देंगे और फिर अंततः निष्कर्ष लिख देंगे। सहायक संधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सहायक संधि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्या कारण थे सहायक संधि लाए जाने के? तो सहायक संधि लाए जाने के कारण थे, चूंकि हम इसको 5 नंबर में 5 मार्क में जो है क्या है हम इसको डील करने वाले हैं, इसलिए हम इसमें जो है क्या है ज्यादा लाइनें नहीं लेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि लाए जाने के कारण, प्रभाव बता देंगे, हस्ताक्षरकर्ता राज्य बता देंगे और इतने में हमारा आंसर खत्म। जैसे कि लाए जाने के क्या कारण थे कि कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो है क्या है क्या करना था, कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। दूसरी बात क्या है कि नेपोलियन का उदय एवं भारतीय एवं फ्रांसीसी गठजोड़ के कारण, है ना, यह है सहायक संधि लाए थे। और यदि फ्रांसीसी और भारतीय या देशी रियासतें इनमें आपसी गठजोड़ हो जाता तो ये पहली वाली ही बात हो जाती। जैसे कि बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना, कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इनमें देशी रियासत और फ्रांसीसी जो है गठजोड़ हो जाते थे, तो इसी तरह फिर उत्पन्न हो जाती, इसलिए सहायक संधि लाई गई थी। अंग्रेज निर्मित वस्तुओं का अभाव था, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो निर्मित वस्तुएं होती थी उनके अभाव के कारण, है ना, सहायक संधि जो है कहलाई गई थी। तो प्रभाव क्या हुआ, वही देशी रियासतों पर संप्रभुता समाप्त, है ना। और क्या है, कंपनी पर क्या, देशी रियासतों पर क्या हो जाएगा कि संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और वित्तीय संकट आ जाएगा। कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीमा विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमा विस्तार होगा, आर्थिक लाभ होगा और सेना विस्तार होगा। हस्ताक्षरकर्ता राज्य की बात करें, सहायक संधि याद रखिएगा, सहायक संधि है तो हैदराबाद है 1798 में हस्ताक्षर किया था, मैसूर तंजौर 1799 में और अवध 1801 में। ठीक है, यह हस्ताक्षरकर्ता राज्य हो गए। तो सहायक संधि का हम 5 नंबर में डील कर सकते हैं। आपको 3.5-4 नंबर तो आराम से मिलेंगे भाई साहब, इतना तो कंफर्म बता सकता हूँ मैं। इसके बाद आता है सहायक संधि की प्रमुख विशेषताएं। यदि हम 5 मार्कर में आ जाए कि सहायक संधि की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, तो बेलेजली का उद्देश्य तो सीधे सीधे हम लिख देंगे, है कि यहाँ पास हम ये भी लिख सकते हैं कि सहायक संधि आखिर क्या कहलाती है। हम इसको 1 या 2 लाइन में जो है क्या है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और फिर विशेषताएं बता देंगे। मैंने नहीं किया क्योंकि इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए। ठीक है, तो बेलेजली का उद्देश्य जो था, कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना करना पहली बात, ये सहायक संधि की विशेषता हो गई। दूसरी बात क्या है कि देशी रियासतों की रक्षा हेतु ब्रिटिश रेजिमेंट रखना, विशेषताएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, विशेषताएं कि देशी रियासतों में ब्रिटिश रेजिमेंट रखते थे। कंपनी की स्वीकृति के बिना कोई भी देशी रियासत जो है संधि शरण मैत्री नहीं देगी किसी भी यूरोपीय कंपनी को या व्यक्ति को या लोगों को। रियासतों की विदेश नीति जो है क्या हो जाएगी कि देशी रियासतों की जितनी भी विदेश नीति रहती है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब तक तय नहीं करेगी तब तक वह देशी रियासतें भी तय नहीं करेंगी। भारतीय राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं होगा, ये हो गया जो है क्या है, भारतीय राज्यों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये इसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, क्या होगा फिर, सहायक संधि के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चूंकि हम 5 नंबर अभी हम प्रभाव वहां लिखे लेकिन बहुत कम लिखे हैं, है ना। शब्दों को हम सिकोड़ के रख दिए थे क्योंकि 11 मार्कर था वहां, इसलिए हम कम कम कंटेंट दिए हैं। अब पूरा कंटेंट देंगे। इसकी सहायक संधि के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि निर्मित जो है जनरल जो है गवर्नर जनरल, किसने किया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेजेस जली के द्वारा प्रारंभ की गई थी या निर्मित। अब प्रभाव लिख देंगे, चूंकि प्रभाव ही पूछा तो डायरेक्ट प्रभाव लिख देंगे। प्रभाव क्या हुआ, कंपनी पर और देशी राज्यों पर। तो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा कि कंपनी की पहली बात तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, सीधी सी बात है ना। आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो गई कि जो भी देशी रियासतें हुआ करती थी
वहाँ सैन्य टुकड़ी अंग्रेज लोग रखा करते थे, और उस सैन्य टुकड़ी का खर्चा जो है देशी रियासतों को वहन करना पड़ता था। इसलिए वो सैन्य खर्चे, कंपनी के जो सैन्य खर्चे थे वो जो है बचते चले गए, और उनकी आर्थिक आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होती चली गई। राजनीतिक सीमा विस्तार हुआ, है ना। क्योंकि राजनीतिक सीमा विस्तार इस तरह हुआ कि जो कंपनी थी, कंपनी जो है अपने सैन्य टुकड़ी को देशी रियासतों के पास रखती थी, और कोई भी यदि पड़ोसी राज्य, अन्य पड़ोसी राज्य जो है उस देशी रियासत पर जो है क्या है आक्रमण करती थी, और जो वह देशी रियासत वह युद्ध जीत जाती थी, तो उन जीते हुए प्रदेशों को कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। तो इस तरह उनका राजनीतिक सीमा विस्तार हो गया। फ्रांस का भय कम हुआ, हम इसको समझा चुके हैं पिछली लाइन में। फ्रांसीसियों का प्रधान भी समाप्त हो गया। सेना के संगठन पर खर्चे से मुक्ति हो गई, ठीक है। क्षेत्रीय शक्तियां नष्ट हो गईं, और देशी रियासतों के संघ बनाने में असमर्थ हो गए। संघ बनाने में असमर्थ हो गए, पहले ही यह बात क्लियर हो गई थी कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है देशी रियासतों को सीधे यह नियम में प्रस्तावित करती थी कि देशी रियासतें किसी भी यूरोपीय कंपनी अथवा देशी राज्यों से संघ बनाने, मैत्री संधि करने में सक्षम नहीं रहेगी, हमारी इजाजत आवश्यक रहेगी। देशी रियासतों पर क्या प्रभाव हुआ कि वही उसकी संप्रभुता जो है क्या है समाप्त हो जाएगी। आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाएंगे, भारी मात्रा में कंपनी को ऋण दे गई जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न होगा, और पड़ोसी राज्यों से मैत्री संधि व्यवहार समाप्त हो जाएगा, ये भी प्रभाव ही है, जिससे वे अपनी आर्थिक या राजनीतिक संगठन शक्ति को बनाए रखने में असहाय हो जाएगी, हम इस तरह रख सकते हैं, ठीक है। अधीनस्थ संघ की नीति क्या कहलाती है, यदि 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो रियासतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर जो है क्या है, रियासतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर नरेंद्र मंडल की स्थापना, और रियासतों के संबंध में निर्धारण के लिए बटलर समिति की स्थापना, यह अधीनस्थ संघ की नीति के अंतर्गत ही आता है। व्यपगत के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो व्यपगत के सिद्धांत की बात करें तो प्रारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। व्यपगत का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो व्यपगत, इसको जो है हम इसको 5 नंबर में डील करेंगे, ठीक है। तो व्यपगत के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो व्यपगत का सिद्धांत की बात करें तो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। अब देखिए, व्यपगत का सिद्धांत होता क्या था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अधीनस्थ संपत्ति का अधिकार बना रहेगा, ठीक है। यदि पैतृक वारिस ना होगी तो ब्रिटिश कंपनी का जो है उस रियासत पर संपत्ति का अधिकार जो है क्या है, मतलब रियासत का तो उस संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा, लेकिन वह किसके अधीन रहेगी, ब्रिटिश रेजिमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहेगी। देशी रियासतों को 3 भागों में बांटा गया था इस सहायक व्यपगत के सिद्धांत में, सॉरी, है ना, जिसने लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। 3 भागों में पढ़ चुके हैं कि वे कंपनी जो है क्या है, कि वे कंपनी जो कभी कंपनी मतलब कि वे रियासतें जो कंपनी के अधीन कभी नहीं रही, और जो रियासतें पहले मुगलों के अधीन थी या मराठा के अधीन थी, लेकिन अब कंपनी के अधीन हो गई हैं, और अंग्रेजों के द्वारा पुनर्जीवित या स्थापित कुछ देशी रियासतें। प्रभाव क्या पड़ा कंपनी पर, कि कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार हो गया, क्या हो गया, जो है क्या है, कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार हुआ, और संसाधनों में वृद्धि एवं आर्थिक लाभ हुआ कंपनी के। 1857 की क्रांति का भी सामना करना पड़े, ये भी तो प्रभाव ही है भाई साहब। हड़प जाने वाले राज्य जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, 5 नंबर में भी डील कराना आपको सिखा रहा हूँ। इतना आप लिख देंगे तो 100% मस्त नंबर मिलेंगे आपको, डोंट वरी। इसके बाद आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सृजनात्मकता के बल पर आधुनिक भारत की नींव रखी, चर्चा कीजिए। क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सृजनात्मकता के बल पर आधुनिक भारत की नींव रखी है, इस पर चर्चा कीजिए। तो हम इसको कैसे डील करेंगे, देखिए। चूंकि लॉर्ड डलहौजी ने चूंकि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का कोई अवसर नहीं खोया, साथ ही अपनी सृजनात्मकता क्षमता के बल पर आधुनिक भारत की नींव रखी। जैसे कि उन्होंने
जो है क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने रेल का विकास किया, पहली बात। विद्युत तार का विकास किया, डाक सुधार किया 1854 में। सार्वजनिक निर्माण किया, जैसे नहरें, जीटी रोड, है ना, पुलों का निर्माण किया, ठीक है, आदि। चार्ल्स वुड डिस्पैच अधिनियम, जैसे कि बेसिक शिक्षा से लेकर इसने विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर जो है क्या है, बल दिया, है ना, शिक्षा पर बल दिया। तो निष्कर्ष क्या लिख देंगे कि इस प्रकार डलहौजी के विकास के प्रयास औपनिवेशिक हितों से तो प्रेरित थे, लेकिन उसके प्रयासों ने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और भारत के निर्माण में अर्थात रेलवे का विकास, विद्युत तार, डाक, चार्ल्स वुड डिस्पेच और सार्वजनिक निर्माण, नहरें, जीटी, पुलों का निर्माण, ये हो गया। तो निष्कर्ष कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि जितना हमने लिखा इसका निष्कर्ष निकाल देना है, ठीक है। चूंकि यहाँ पास एक लाइन समझिए कि इस प्रकार डलहौजी के विकास ने, डलहौजी का जो विकास था उसका प्रयास औपनिवेशिक हितों से तो प्रेरित था। देखिए, रेलवे का विकास किया था अपने फायदे के लिए, विद्युत तार का विकास किया था अपने फायदे के लिए, नहरें का निर्माण, जीटी रोड का निर्माण, पुलों का निर्माण, सब अपने फायदे के लिए किया था। लेकिन, है ना, ये हमने ये वाला निष्कर्ष लिख दिया, इतना है कि निष्कर्ष लिख दिया ये वाला, ठीक है। लेकिन उसके प्रयासों ने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन्हीं चीजों का, जो कि आज भी कायम है, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, आप लोग इसको करके देखिएगा, फिर मैं आपके समक्ष इसका आंसर रखूंगा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उपनिवेशिक भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणाली पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, तथा औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया में उदित होने वाले प्रतिरोध के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि उपनिवेशिक की कैसे लिखना है आपको आंसर, कि उपनिवेश को हम समझा देंगे, ठीक है, इसकी परिभाषा लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे कि भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक जो है तो क्या प्रभाव पड़ा, तो हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखेंगे। इसी तरह सामाजिक के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव लिखेंगे, ठीक है। फिर, है ना, और इसी तरह जो है क्या है, राजनीति के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव लिख देंगे। फिर क्या बोला है, उपनिवेशवाद के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि उपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया में उदित होने वाले प्रतिरोध के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। अर्थात कि जब हमारा भारत देश उपनिवेश था तो उस समय जो कंपनी शासन था उसकी प्रतिक्रिया में हमारे भारतीय लोगों ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों को शॉर्ट फॉर्म में, है ना, लिख देना है, ठीक है, और अंततः निष्कर्ष लिख देना, इतनी में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो आपको वीडियो, आपके फायदे के लिए कुछ जो मैं आपसे को यह शेयर किया हूँ, थोड़ा सा भी आपको फायदा लग रहा होगा आई थिंक, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।